नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माचरा सर आज आपके साथ भारतीय इतिहास के सिंधु सभ्यता टॉपिक के कुछ अन्य सत्रों के बारे में बात करूंगा। सिंधु सभ्यता का हमारा जो अगला स्थल है वो है बनवाली या बनावाली। आपका जो बनवाली या बनावली जो स्थल था, इस स्थल की जो खोज है वो 1973 ईस्वी R.S. विष्ट यानी रविंद्र सिंह विष्ट और J.P. जोशी यानी जगपति जोशी ने आपका जो बनावाली स्थल है उसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट व J.P. जोशी के द्वारा की गई। आपका ये जो स्थल है कहां पर पड़ता है तो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर आपका ये स्थल है। इसके अलावा आपका जो बनवाली स्थल है इसके अवशेष की बात हम करें, यहां से हमें कौन से अवशेष मिले हैं तो अवशेष में हमें यहां से हड़प्पा सभ्यता के तीनों कालों के यानी प्रातः हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा, इन तीनों कालों के अवशेष यहां से मिले। यहां पर हमें प्रातः हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तरोत्तर हड़प्पा कालीन यानी आपकी मूल हड़प्पा सभ्यता के उसके पहले के और उसके बाद के अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें और यहां से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं तो एक यहां से मिट्टी से बना हल का खिलौना मिला है। और ये क्वेश्चन पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि मिट्टी से बना हल का खिलौना 2016 जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हुई उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिट्टी से बना हल का जो खिलौना है वो किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है तो वो आपका बनवाली है। इसके अलावा यहां से हमें सरसों, जो वह तिल के ढेर मिले यानी यहां से हमें सरसों, जो व तिल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा हमें यहां से तांबे के वाणागर प्राप्त हुए यानी तीर्कमान का जो अगला हिस्सा होता है वो यहां से प्राप्त हुआ है और तांबे का बना हुआ है। इसके अलावा हमें यहां से एक रसोई घर से धावन पात्र यानी बांस वेसन का प्रमाण भी मिला और इसी कारण विद्वानों ने आपका जो बनवाली स्थल है इसे समर्दों या धनवानों का नगर कहा। इसके अलावा यहां से हमें घरों से यज्ञ वेदी या अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा आपका जो बनवाली स्थल है यहां से मातर देवी की लघु मरण मूर्ति प्राप्त हुई। तो ये दोस्तों आपका बनवाली स्थल है। बनवाली जो स्थल है आपका उसकी खोज 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट और J.P. जोशी के द्वारा की जाती है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर है
अवशेष यहाँ से हमें प्राक्य हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा तीनों कालों के अवशेष यहाँ से हमें मिले। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ से मिट्टी से बना हल्का खिलौना प्राप्त हुआ है, सरसों, जौ व तिल के ढेर मिले यानी फसली साक्ष्यों के प्रमाण मिले हैं, तांबे के वाणाकर प्राप्त हुए हैं, एक रसोई घर से धावन पात्र या वास बेसन का प्रमाण मिला है, यज्ञ वेदी या अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और मातृ देवी की लघु मरण मूर्तियां व मिट्टी के बर्तन भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला जो हमारा स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थल है इसकी खोज 2002-3 ईस्वी को 2002-3 ईस्वी को रफीक मुगल व सूरजभान ने आपके इस राखीगढ़ी स्थल की खोज की। तो राखीगढ़ी जो स्थल है उसकी 2002-3 में खोज हुई। रफीक मुगल व सूरजभान ने इसकी खोज की। कहां पर आपका राखीगढ़ी स्थल? आपका ये जो स्थल है हरियाणा के जींद जिले में, हरियाणा के जींद जिले में आपका राखीगढ़ी स्थल है। राखीगढ़ी जो स्थल है हमारा ये सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा बड़ा नगर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम बड़ा स्थल, तो प्रथम जो बड़ा स्थल है वो है धोलावीरा। और धोलावीरा है वो हमारा भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का प्रथम बड़ा स्थल है। और राखीगढ़ी आपका सिंधु सभ्यता का खोजा गया दूसरा बड़ा नगर है या दूसरा बड़ा स्थल है। अगर आपसे पूछ ले संपूर्ण सिंधु सभ्यता का, संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, संपूर्ण सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। जो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का प्रथम बड़ा नगर है धोलावीरा। और भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर है राखीगढ़ी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये तीन जो स्थल है, राखीगढ़ी भारत में खोजा गया दूसरा बड़ा नगर है, धोलावीरा भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का प्रथम बड़ा स्थल है, और संपूर्ण सिंधु सभ्यता का पूछे तो मोहनजोदड़ो संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। इसके अलावा यहाँ के अवशेष के बारे में बात करें तो अवशेष में यहां से हमें मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई। जिस प्रकार से हमारे एक अन्य स्थल से भी मनके बनाने का कारखाना मिला था,
वो था हमारा चनहुंदड़। और ये हमारा जो राखी गढ़ी स्थल है, यहाँ से भी वर्तमान में मनके बनाने की एक कार्यशाला प्राप्त हुई है। इसके अलावा आपके इस राखी गढ़ी स्थल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, जैसे हमारी कालीबंगा में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, बनावली में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। आपका जो राखी गढ़ी स्थल है, यहां से भी अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये आपका राखी गढ़ी स्थल था दोस्तों। यानी राखी गढ़ी जो स्थल है, उसकी खोज 2002-3 में रफीक मुगल व सूरजभान के द्वारा की गई। हरियाणा के जींद जिले में आपका ये स्थल पड़ता है। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर है। प्रथम जो बड़ा नगर है वो धोलावीरा है, और संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो। इसके अलावा यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, मनके बनाने की कार्यशाला और अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक दो छोटे स्थल और है दोस्तों, उनके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक है आपका मीताथल। मीताथल जो स्थल है वो भिवानी हरियाणा में पड़ता है। भिवानी हरियाणा में आपका सिंधु सभ्यता का ये मीताथल स्थल है। इसकी जो खोज है 1968 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा आपके इस स्थल की खोज की गई। यहां से आपको एक ही अवशेष याद रखना है, यहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो मीताथल जो स्थल है वो भिवानी हरियाणा में है। 1968 ईस्वी में सूरजभान ने उसकी खोज की और वहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। अगला जो हमारा स्थल है वो है कुणाल। कुणाल जो स्थल है वो हिसार हरियाणा में पड़ता है। हिसार हरियाणा में पड़ता है। और ये जो आपका कुणाल स्थल है, यहां से आपको याद रखना है, यहां से चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला जो स्थल है वो है दाइमाबाद, जिसके बारे में हमने सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय में पढ़ा था। दाइमाबाद हमारी सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। और ये जो दाइमाबाद है वो महाराष्ट्र में है और परवरा नदी के किनारे पर। ये जो दाइमाबाद है, यहां से हमें कांसे के रथ मिले। कांसे से या कांसा धातु से बना रथ प्राप्त हुआ। तो ये हमारे सिंधु सभ्यता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे। अब तक हमने सिंधु सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा चनहुंदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, इसके अलावा धोलावीरा, इसके अलावा हमने रंगपुर, और आज हमने बात की बनावली, राखी गढ़ी, मीताथल, कुणाल और दाइमाबाद। तो मीताथल है वो भिवानी हरियाणा में है। 1968 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की जाती है। तांबे की कुल्हाड़ी यहां से हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुणाल नामक जो स्थल है हिसार हरियाणा में है। चांदी के दो मुकुट यहां से प्राप्त हुए हैं। और दाइमाबाद जो स्थल है वो महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे पर है। गोदावरी की जो सहायक नदी है परवरा, और यहां से हमें कांसे से बना हुआ रथ प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हमारी जो सिंधु सभ्यता है इसके हम राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन कैसा था। सबसे पहले हम बात करें सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन की, तो हमें सिंधु सभ्यता से राजनीतिक जीवन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, परंतु फिर भी कुछ विद्वानों के अनुसार यहां पर जो विद्वानों ने अनुमान लगाए हैं, जैसे आपका एक विद्वान है मोर्टिमर व्हीलर नाम का। ये जो मोर्टिमर व्हीलर है, इसका मानना है आपकी जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता थी, इस सिंधु सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यानी मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक जनता के द्वारा, यानी जो मध्यम वर्ग था जनता का, वो यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालता था। ये मोर्टिमर व्हीलर का मानना है। एक विद्वान है आपका WC हंटर नाम का। ये जो हंटर है, इसका जो मानना है कि आपका जो मोहनजोदड़ो स्थल था, मोहनजोदड़ो स्थल था, इस मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था। दोस्तों, अगर आपसे संभवतः देकर पूछे कि संभवतः सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो संभवतः सिंधु सभ्यता में कुलीन तंत्रीय, संभवतः सिंधु सभ्यता में कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रचलन था। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता में संभवतः किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रचलन था, तो आपको वहां पर करना है कि वहां पर कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के व्यापार वाणिज्य को देखकर, तो संभवतः यहां पर जो वणिक वर्ग था उसके हाथों में शासन का कार्यभार था विद्वानों के अनुसार। तो सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी मोर्टिमर व्हीलर का जो मानना है कि सिंधु सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और WC हंटर का मानना है कि मोहनजोदड़ो स्थल में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और संभवतः देकर आपसे पूछे तो यहाँ पर कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रचलन था। इसके अलावा 2 नंबर हम बात करें सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन की, यानी उनकी सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो मातृस्थात्मक था। सिंधु सभ्यता में पारिवारिक जीवन या सामाजिक जो जीवन है वो मातृस्थात्मक था, क्योंकि हमारी जो सिंधु सभ्यता है एक मातृस्थात्मक सभ्यता थी। इसके अलावा हमारी जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो लोगों का सामाजिक जीवन था वो नगरीय था, क्योंकि सिंधु सभ्यता हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत में पहली बार नगरों का जो उदय हुआ वो सिंधु सभ्यता के समय हुआ। तो ये एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यहाँ के जो लोग थे उनका जनजीवन यानी सामाजिक जो जीवन था वो नगरीय था। तो हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा आपके सिंधु सभ्यता के जो लोग थे शांति प्रिय लोग थे, और आपकी जो हम आगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे वो जो लोग हैं वो युद्ध प्रिय लोग होंगे,
और उसी वैदिक सभ्यता के आर्य लोगों ने इन सिंधु सभ्यता के लोगों को वहां से हटाकर और उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। इसके अलावा हम इनकी भोजन व्यवस्था के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो वर्गों में बंटा हुआ था। सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो वर्गों में बंटा हुआ था। जैसे आपका पुरोहित वर्ग हो गया, शासक वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया। इस प्रकार समाज में न तो कोई वर्ण व्यवस्था थी और न कोई जाति व्यवस्था थी। हम जब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले वर्णों का उदय कब हुआ, तो हम ऋग्वैदिक काल में उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में वर्ण या जाति के नाम से कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी इस काल में जो समाज है वो वर्गों में विभाजित था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग अपना मनोरंजन किस प्रकार से करते थे, यानी जिस प्रकार वर्तमान में जो साधन है मनोरंजन के वो साधन उनके पास नहीं थे, फिर भी वो मनोरंजन किससे करते थे, तो पासे के खेल से, घुड़दौड़ और पशुओं की लड़ाई आदि से अपना ये मनोरंजन करते थे। तो सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन में हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन था, यानी इस समय में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता हमारे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यानी लोगों का जो जीवन था वो नगरीय था। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। इनका जो भोजन था उसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो भोजन है ये लोग करते थे। इसके अलावा इस काल में जो समाज है वो वर्गों में विभाजित था, न कि वर्ण व्यवस्था इस काल में प्रचलित थी। जैसे आपका पुरोहित वर्ग है, शासक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, इस प्रकार से समाज वर्गों में विभाजित था। मनोरंजन कैसे करते थे, पासे के खेल से, घुड़दौड़, पशुओं की लड़ाई, इस प्रकार से ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। राजनीतिक जीवन में हमने बात की तो इस काल का जो राजनीतिक जीवन है उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। मोर्टिमर वेलर के अनुसार सिंधु सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और डब्ल्यू.सी. हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि संभवतः देखकर आपसे पूछे सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, तो संभवतः सिंधु सभ्यता में कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रचलन था। तो आपको ये जो कुलीन तंत्रीय है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इसके अलावा हमारे इस डेफोडिल कोचिंग परिवार से आपके जो अन्य साथीगण हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आप इस कोचिंग परिवार से जोड़िए ताकि उन्हें भी कुछ फायदा मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।